नमस्ते बच्चों। इस सत्र में मैं आपको एक नया पाठ सिखाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह पाठ बचेंद्री पाल द्वारा लिखा गया है, जिसमें बचेंद्री पाल ने अपने एवरेस्ट की चढ़ाई का वर्णन किया है। इस पाठ को जानने से पहले हम बचेंद्री पाल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी तथा पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य की प्राप्ति इसी समर्पण भाव से इन्होंने एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बचेंद्री पाल जो थी वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी समर्पित थी। उन्होंने समर्पण भाव दिखाया, जिसके कारण विषम परिस्थिति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति। जब हम कोई काम करने जा रहे हों तो हमारी जो स्थिति है वो सही नहीं रहती है, उसे बोलते हैं विषम परिस्थिति। तो वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित थी, इसलिए विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने आगे की पढ़ाई की और एमए तथा बीएड की शिक्षा हासिल की। देखिए, आपको बचेंद्री पाल का चित्र दिख रहा होगा। बचेंद्री पाल के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अब ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनिए और समझिए। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ये जो लाइन बोला गया है वो बचेंद्री पाल के द्वारा कहा गया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो पाठ है वो बचेंद्री पाल के द्वारा ही लिखा गया है। उनके जीवन की कहानी है जब वो एवरेस्ट की यात्रा करने जा रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जब एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया, तो उसके पहले ही एक अग्रिम दल वहाँ पहुँच चुका था। काठमांडू में एक अग्रिम दल पहुँच चुका था। क्यों पहुँचा था? क्योंकि वो रास्ते के हिमपात को साफ कर सके। जो भी वहाँ आपको पता है, जो पर्वतीय प्रदेश होता है वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, जिससे रास्ते जाम हो जाते हैं। तो अग्रिम दल का ये कार्य था कि जब ये लोग पहुँचे उसके पहले की सारी कठिनाइयों को वो बता सके और हटा सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। यहाँ पर बचेंद्री पाल ये कहती हैं कि मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा? नमचे बाजार से। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। आपको पता है जो नेपाली होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है, और वहाँ का एक नगरीय क्षेत्र था जिसका नाम था नमचे बाजार। नमचे बाजार से ही बचेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा। और एवरेस्ट को नेपाली लोग किस नाम से बुलाते थे? कहते हैं सागर माथा। सागर माथा का अर्थ होता है सागर का माथा, यानी सागर का माथा यानी सागर का शीर्ष। ये नाम बचेंद्री पाल को बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसके ब्रैकेट में देखिए प्लूम लिखा है, प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण
बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में मुझे यह डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इन कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। अभी आप देखिए, मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। एवरेस्ट की तरफ जब बचेंद्री पाल ने गौर से देखा तो उन्हें एक बर्फ का बड़ा फूल दिखा। बर्फ का फूल एकदम ऊंचाई पर उन्होंने देखा, ठीक है, जो पर्वत शिखर पर लहरा रहा था। पर्वत शिखर यानी पर्वत की चोटी, ऊंचाई, उसका ऊंचली सिरा। तो उनको क्या बताया गया इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा ऐसा, तो वो लोगों से पूछी। लोगों ने उन्हें क्या बताया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति की हवा चलने के कारण बनता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लूम। बर्फ का बड़ा फूल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूम। ये कैसे बनता है? जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवा चलती है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई इंसान अगर ऊंचाई पर ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे हवा की रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो यही पर्वत शिखर पर जितनी ऊंचाई होती है वहाँ पे हवा की रफ्तार तेज़ हो जाती है, और जब वो हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से चलती है तो जो बर्फ़ होते हैं ऊपर के, वो उड़ने लगते हैं हवा में, और उड़कर वो कैसा बन जाते हैं? एक फूल के समान बन जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्लूम। और यह फूल, यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। जो ये बर्फ़ हवा में मिलकर एक फूल के समान बन जाते हैं, वो 10 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। फिर शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तूफानों को झेलना पड़ता है। सही बात है, जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो हमको तूफानों का सामना करना पड़ेगा और ख़राब मौसम भी होंगे। ये सारी बातें लेखिका को डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विचित्र रूप से आकर्षित थी। मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तन्मय थी। इसके कारण वो इन सारी चुनौतियों का सामना करने को भी तैयार थी। उन्हें डर नहीं लगा, उन्होंने डर लगा भी होगा तो उन्होंने अपने डर को हटा दिया। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब बचेंद्री पाल 26 मार्च को पेरिस पहुंची तो वहाँ पे हिमस्खलन क्या बोलते हैं? जब बर्फ़ खिसक जाता है, ठीक है, बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है उसके खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। देखिए, जब वो लोग पेरिस पहुँचे वहाँ पे एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। वो चट्टान के नीचे खिसकने से शेरपा कुली की मृत्यु हुई, जिसमें 16 शेरपा कुली घायल हो गए और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, जब ये समाचार मिला इस अभियान दल को जिसमें बचेंद्री पाल थी, तो सबके चेहरे पर अवसाद छा गया था, मतलब निराशा छा गई थी, क्योंकि ये एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए कर्नल खुल्लर जो इस दल के नेता थे, इस अभियान दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने बताया कि
एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कितना स्पष्ट कहा कि हमें हर कदम पे खतरों का सामना करना पड़ेगा और कभी कभी तो ऐसा हमको समझ लेना पड़ेगा कि मृत्यु भी हमें छू सकती है। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो 6000 मीटर हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। देखिए यहाँ पे उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि जब बचेंद्री पाल अपने अभियान दल के साथ दिल्ली से काठमांडू के लिए निकली, उससे पहले एक अग्रिम दल वहां पहुंच चुका था। तो उस अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद। वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए और उन्होंने पहली बड़ी बाधा से अवगत कराया, बताया कि क्या बड़ी बाधा है, और उन्होंने कहा कि जो कैंप 1 है वहाँ तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कुछ बहुत कैंप बनाए गए थे। कैंप का अर्थ है जैसे चढ़ाई के दौरान जहाँ आराम की ज़रूरत हो वहाँ पे उन्होंने कैंप बना के रखा, वहाँ वो आराम करते थे, फिर से चढ़ाई शुरू करते थे, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई लगातार कोई नहीं चढ़ सकता, उसे बीच में आराम की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए इन्होंने कैंप बनाकर एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। तो उपनेता प्रेमचंद ने उन्हें यह जानकारी दी कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। देखिए, हिमपात, इन्होंने तो सब जायजा ले लिया, सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया, लेकिन यदि अचानक हिमपात शुरू हो जाता है तो ये सारे किए गए कार्य व्यर्थ हो सकते थे और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो ये आपको पता है कि इन्होंने जो भी कठिनाइयों का सामना करके जो भी कठिनाइयों को हटाया था, यदि हिमपात फिर से हो जाता है तो इनको फिर से दोबारा काम करके और हिमपात को हटाना पड़ सकता था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। देखिए, जब ये लोग बेस कैंप में पहुंचे तो एक और मृत्यु की खबर इन्हें मिल चुकी थी। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। जब ये लोग बेस कैंप पहुंचे तो वहाँ पे इनको एक रसोई सहायक की मृत्यु की खबर मिली, जिसकी मृत्यु कैसे हुई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण, मतलब उसे वहाँ का वातावरण सूट नहीं किया। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। सही बात है, आशाजनक स्थिति में नहीं चलना मतलब कि ऑलरेडी एक शेरपा कुली की मौत इन्होंने देखी, फिर एक रसोई सहायक की मृत्यु देखी। तो ये मौत देखने के बाद इन लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा एवरेस्ट का जो अभियान है यह सफल होगा या नहीं, हम जिंदा बचेंगे या नहीं, ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। बचेंद्री पाल क्या कहती हैं कि उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई को तो देखा, एवरेस्ट के शिखर को देखा था, लेकिन कुछ दूरी से, पास से नहीं देखा था। जब वो बेस कैंप पहुंची तो वहाँ से इन्होंने एवरेस्ट की अन्य श्रेणियों को देखा। वो भौचक्की रह गई, वो उनके होश उड़ गए यह देखकर कि कितनी टेढ़ी मेढ़ी नदी है और कितनी ऊंचाई तक है ये एवरेस्ट।
हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। देखिए, हिमपात के बारे में क्या बताया गया है कि जब बर्फ अव्यवस्थित ढंग से गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं? हिमपात। हिम का अर्थ है बर्फ और पात का अर्थ है गिरना, यानी जब हिम गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमपात। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अभी आप देखिए कि जब ग्लेशियर बहता था तो बर्फ़ में हलचल मच जाती थी, और जब बर्फ़ में हलचल मच जाती थी तो बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर जाती थी। जब बर्फ़ का एक टुकड़ा गिरेगा तो उसके पास का भी टुकड़ा हिलेगा और चारों तरफ से बर्फ़ का गिरना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिमपात। और कभी कभी तो ये खतरनाक स्थिति भी धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो हिमपात का गिरना और हिम विदर में बदल जाना, हिम विदर में बदलना मतलब बर्फ जब पानी बन के बहने लगता था तो वो हिम विदर बन जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो सकते थे और मौत भी हो सकती थी। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये दूसरा दिन था इन लोगों का और ये लोग अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको एल्युमिनियम की सीढ़ियों और अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और इसके अलावा इन्होंने क्या जानकारी दी, जो अग्रिम दल क्या कार्य कर रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरे दिन इन लोगों को क्या काम करना था? हिमपात से कैंप 1 तक सामान को ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। रीता गोम्बू और मैं इसमें बचेंद्री पाल अपने बारे में बोल रही हैं। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली हम 2 ही महिलाएं थी। देखिए यहाँ पे कौन कौन 2 महिलाएं जो कैंप 1 पर सबसे पहले पहुंची? रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल। ये लोग कैंप 1 पर पहुंचने वाली पहली 2 महिलाएं थी। इन्होंने अपनी जानकारी कर्नल खुल्लर कौन थे? इस दल के नेता थे। उनको ये जानकारी दी तो उनको बहुत खुशी हुई और बेस कैंप पे ये लोग अपनी जानकारी दे रहे थे कैंप 1 पर पहुंचकर। तो बच्चों, आपने देखा इस पाठ में कैसे बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कितनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इस सत्र में इतना ही। आगे की कहानी हम अगले सत्र में देखेंगे। धन्यवाद।